हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, जो मैं क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूं, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में जो बच्चे सोचते हैं कि सर यदि क्वेश्चन इसमें से नहीं फंसा तो किस तरीके से हमको लिखना रहेगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको एडवाइस दे देना चाहता हूँ। जैसे आप मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ रहे हैं, अब यदि इससे संबंधित क्वेश्चन आ रहा है तो कुछ अपने से मिलाकर कुछ इसका आप लिख सकते हैं। किसी भी चैप्टर का यदि आपको थोड़ा बहुत कहानी पता है, जैसे यशोधर बाबू के बारे में पूछ दिया गया और आपने उनके बारे में कुछ पढ़ रखा है, तो आप उसको लिख सकते हैं। मैं ये कहता हूं कि मान लीजिए 2.5 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन 1.5 से 2 नंबर मिलना ही मिलना है आपको। 2 नंबर का है तो आपका 1 नंबर कहीं नहीं जाता, इसलिए क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। अब मैं इसलिए आपको कह रहा हूं क्योंकि जैसे मैं समझाऊंगा, अभी मान लीजिए 10 प्रश्न समझा दिया, 10 प्रश्न को इतना बारीकी समझाऊंगा कि उसे आप अपने भाषा में लिख सकते हैं, और उससे रिलेटेड उस चैप्टर का कोई क्वेश्चन भी बनता है तो ऑब्जेक्टिव भी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। तो ये मत आप सोचा करो कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो क्या करूंगा। अरे ये क्वेश्चन से आपको एक कहीं ना कहीं श्रृंखला तैयार हो जाता है, एक चैन बन जाता है कि उस चैप्टर के बारे में ये हमने पढ़ा था, और सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आज का देखिए, मोहनजोदड़ो के घरों की क्या विशेषताएं हैं। कल किसी बच्चे ने, मैंने एक क्वेश्चन दिया था तो उसमें बोला सर इसका 2 विशेषता बता दो, तो यहां पर कई सारे विशेषताएं। देखिए, मोहनजोदड़ो के घरों की विशेषताएं कैसे प्राप्त हुई, जब खुदाई किया गया, जब पूरा खुदाई किया गया तो पूरे घर मिले, तब उसमें देखा गया कि मोहनजोदड़ो के सड़कों के दोनों ओर मकान होते हैं। घरों की क्या विशेषताएं पूछा था ना, और केवल आप विशेषता भी इसी को लिख सकते हैं। और सड़कों की ओर घरों का पृष्ठ पिछला भाग होता था, मतलब पीछे वाला भाग, यानी एक छोटा सा दरवाजा लग जाता था कि हम अंदर घुस जाएंगे, बाकी पूरा का पूरा आंगन वगैरह सड़क की ओर नहीं रहता था। आज भी आप देखोगे शहर में तो घर का जो आंगन है वो सड़क साइड नहीं रहता है, आप देख लो। हाँ, गांव में घर ऐसा रहता है कि आंगन सड़क की साइड रहता है, लेकिन शहर में आप देखोगे तो जो आंगन होता है वो सड़क के पीछे रहता है। ठीक है। मोहनजोदड़ो में सड़क के दोनों ओर मकान थे, परंतु सड़कों की ओर घरों का पृष्ठ पिछला भाग होता था। घर के सामने दीवार का मुख्य द्वार होता था, कोई खिड़की नहीं होती थी, खिड़कियां शायद दूसरे मंजिल पर थी। बड़े घरों के भीतर आंगन के चारों तरफ बने कमरों में खिड़कियां जरूर होती थी। घर छोटे और बड़े दोनों प्रकार थे, एक कतार के बने रहते थे, मतलब जो भी घर थे एक कतार में थे। इनकी वास्तुशैली एक से थी। मुखिया का घर 2 आंगन वाला होता था। यहाँ के घर राजस्थान के जैसलमेर के घरों जैसा होता था। अब थोड़ा बहुत भी पढ़ लिए तो इतना तो क्लियर हो गया कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता में जब खुदाई की गई तो सड़क के दोनों ओर घर पाए गए थे। घरों का जो मुख्य रूप से आगे वाला भाग है वो सड़क साइड नहीं रहता था, यानी जो घर का पिछला भाग है वही सड़क के किनारे रहता था। यदि बात करें तो मुख्य रूप से इनमें खिड़कियों की संख्या में कमी थी। हाँ, अंदर खिड़की होते थे, लेकिन नीचे वाले जो ग्राउंड फ्लोर होता था, नीचे वाला जो मकान कमरा होता था, उनमें खिड़कियां नहीं थी। और यदि बात करें कि मुखिया की, तो मुखिया में जो भी घर रहता था उसके लगभग 2 आंगन होते थे, ऐसा माना जाता है। हालांकि ये सिर्फ साक्ष्य खुदाई के माध्यम से प्राप्त किया गया है और उसके बारे में लिख दिया गया है, कोई जानता नहीं था कि हाँ यही मुखिया रहते थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो घरों की विशेषताओं के बारे में यदि पूछा जाएगा तो उम्मीद करता हूं कि आप कर लेंगे। चलिए, फिर मोहनजोदड़ो से एक क्वेश्चन मैंने लिया है कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता को लो प्रोफाइल सभ्यता क्यों कहा जाता है। देखिए, लो प्रोफाइल सभ्यता का तात्पर्य है कि उतना विकसित रूप से नहीं था। अब विकसित रूप नहीं था, इसका कारण है जैसे मान लीजिए खुदाई की गई तो छोटे छोटे घर मिले। अब छोटे छोटे घर मिले तो इसका तात्पर्य हो गया कि यहां पर मुख्य रूप से विकसित नहीं था। यदि देखें बच्चों तो राजा की मूर्ति जो मुकुट था उसका आकार भी बहुत छोटा था। इससे तात्पर्य था कि उतना डेवलप नहीं था, इसलिए मुकुट थोड़ा सा छोटा होगा। यहां छोटे छोटे आकार के नाव भी मिले। यदि मान लीजिए डेवलप या बड़ा होता तो आज की डेट में जैसे नाव होते हैं ना, है ना, 4-4 5-5 मंजिला के, ऐसे मिलता, तो ऐसा नहीं मिला। छोटे छोटे नाव मिलने का तात्पर्य हुआ कि ये बिल्कुल लो प्रोफाइल के लोग रहते थे, मतलब उतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं था। यहां पर राजतंत्र को प्रदर्शित करने वाला महल। राजतंत्र का मतलब क्या होता है बच्चों। देखिए, प्रजातंत्र मतलब प्रजा के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि। तो जैसे हमारे इस समय पर प्रधानमंत्री चुने जाते हैं हमारे भारत देश में, वो आपको प्रजातंत्र होता है। राजतंत्र का मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये राजतंत्र है। और राजतंत्र में क्या होता था, पहले महल होता था और महल में ही राजा रहते थे। तो जो आपका महल मिला, इससे प्रदर्शित हुआ कि वास्तविक रूप से यहाँ पे कोई ना कोई राजतंत्र वाला राजा रहा होगा। धर्म की ताकत दिखाने वाली पूजा स्थल, मूर्तियां, पिरामिड नहीं मिले। मतलब उस प्रकार से धार्मिक स्थल वहां पर जो अभी इस समय पे चल रहा है, मुख्य रूप से जैसे हमारे वर्तमान में आप देखो धार्मिक
चर्चाएं पर ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट रखा जाता है। आप लोग देख लो जितना भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, तो धर्म के नाम पे सबसे आगे रहता है। किसी भी धर्म की बात करूं, अपने अपने धर्म की है ना पूजा अर्चना करना सबका कर्तव्य है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करता हूं। लेकिन मैं मोहनजोदड़ो के समय की मैं बात करता हूं कि उस समय में उतना ना तो पूजा स्थल था, मूर्तियां थी, ना पिरामिड मिला, इसलिए कहा जाता है कि लो प्रोफाइल थे। लो प्रोफाइल का मतलब आप समझ गए होंगे कि भाई साहब एकदम विकसित नहीं था। आगे देखिए, बालक आनंदा के पिता किन शर्तों पर उन्हें विद्यालय जाने दिया। देखिए, बालक आनंदा बचपन में क्या था कि विद्यालय जाना चाहता था, लेकिन उसके पिताजी पढ़ाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके पिताजी का थोड़ा सा मानसिकता था कि खेती किसानी जरूरी है, ज्यादातर खेती किसानी में फायदा, पढ़ाई लिखाई में क्या है। लेकिन फिर भी आनंदा साहब बार बार है ना चेष्टा किए कि भाई हमें विद्यालय जाना है। उस स्थिति में एक शर्त लगाया कि भाई तुम पहले 11 बजे तक खेत में काम करोगे, ठीक है, और सवेरे खेत पर जाते समय बस्ता लेकर जाना होगा, है ना। छुट्टी होने के बाद भी बस्ता रखकर सीधे खेत पर आना होगा। अगर किसी दिन खेत में ज्यादा काम होगा तो पाठशाला नहीं जाना होगा। कहीं ना कहीं मतलब बहुत कड़ी प्रतिबंध है। और इस चैप्टर का नाम भी आनंद यादव ने जूझ कहानी को लिखा भैया। तो जूझ जो शब्द है ना, जूझ जो शब्द है, मतलब जितना भी यहाँ पर लेखक ने अपना वक्तव्य यहाँ पर रखा है, तो जूझा, बचपन से उन्होंने जूझा, मतलब जूझने का तात्पर्य परेशानियों का सामना किया। तो यहाँ पर आनंद यादव जी स्वयं लिखे थे और उन्होंने बताया था कि भाई साहब, मुख्य किरदार आनंद यादव ही रहते हैं। उन्होंने बताया था कि मेरे पिताजी खेती बाड़ी पर ज्यादा भरोसा करते थे, वो अपने बच्चे को स्कूल जाने से मना करते थे, दादा, है ना। लेकिन फिर भी उन्हें शर्त मंजूर हुआ और विद्यालय गए। तो शर्त क्या था कि पाठशाला से जाने के पहले 11 बजे तक आप खेत में काम करोगे। दूसरा शर्त यह था कि जब खेत जाओगे तो बस्ता ले जाओगे, उधर से आप स्कूल चले जाना, सही है। और छुट्टी के बाद तुरंत आपको खेत आना होगा, है ना, पशुओं को चारा देना है या चराना है। और जैसे ही मान लीजिए खेत में किसी दिन अधिक काम होता है तो आपको स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। ये सारी शर्तें थी और उन्होंने माना, क्योंकि उन्हें पढ़ाई करना था। आगे देखिए बच्चों, अब देखिए इसके बारे में आप थोड़ा बहुत जानकारी ले, पेपर में आएगा तो बन जाना चाहिए। जूझ के लेखक के मन में विश्वास कब और कैसे जन्मा कि वह कविता की रचना कर सकता है। देखिए, जूझ लेखक के मन में, आप किसी चीज को मान लीजिए करना चाहते हैं तो कब आप करेंगे, जब उसके बारे में जानकारी लेंगे, सही है कि नहीं। मान लीजिए आप कुछ सीखना चाहते हैं तो उस मिस्त्री के पास चले जाएंगे, धीरे धीरे देख करके क्या करेंगे, सीख जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर जो जूझ के लेखक हैं, मतलब आनंद यादव जी, ये मराठी पढ़ाने वाले अध्यापक सौंदलगेकर की कला और कविता को सुनने की शैली में बहुत प्रभावित हुई। मतलब सौंदलगेकर जो थे वो मराठी पढ़ाते थे और इतना अच्छा पढ़ाते थे कि वो कविताओं के साथ साथ लीन हो जाते थे। कविता का धुन, लय, ताल, संगीत सुनाने की जो कला है, कविता सुनाने की कला उनमें इतनी अच्छी थी कि कोई भी व्यक्ति प्रभावित हो जाता था। तो सौंदलगेकर जी के पढ़ाने की कला, कविता सुनाने की कला, उनके गाने की कला, उनके ध्वनि, गति, चाल आदि से उन्होंने, है ना, सीखा कि वास्तविक रूप से हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो जब वो क्या करते थे, भैंस चराने जाते थे, खेत मतलब जो भी गाय पशु थे चराने जाते थे या खेत जाते थे, तो वो कागज पेंसिल रखे रहते थे। कौन? कवि, मतलब आनंद यादव जी। और वहां पर भी अपना कविता लिखते रहते थे और जब लिख लेते थे तो उसको स्कूल ले जाकर के क्या करते थे, अध्यापक को दिखाते थे। इस प्रकार से उनकी कविता की रचना हो गई और कविता लिखने के लिए उनको रुचि हो गया। रुचि का तात्पर्य यह है जीवन जीने की कला सीखना, समझ रहे ना, मतलब चाहे कोई भी कला हो सकते हैं भाई, यहाँ पे कविता लिखने की कला है। तो जूझ के लेखक में मन में कब विश्वास हुआ, जब मुख्य रूप से वो अध्यापक सौंदलगेकर की कला को देखा, कविता को सुना, है ना, उसको महसूस किया, ठीक है। और उन्होंने ये सोचा कि जो कविता लिखते हैं, कविता बोलते हैं, कविता गाते हैं, सुनाते हैं, वो भी एक व्यक्ति ही होते हैं, वो भी एक मनुष्य ही है, ठीक है। और मुख्य रूप से सुना और सोचा कि भाई जब ये मनुष्य ऐसा करते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। इसीलिए तो हम आपको हमेशा मोटिवेट करते हैं कि जब कोई टॉपर यदि टॉप करता है तो वो भी एक लड़का ही है और आप भी एक लड़का ही हो, आप भी टॉप कर सकते हो। आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कितना मेहनत करते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। लेखक प्रतिभाशाली व बुद्धिमान बालक है, सिद्ध कीजिए। क्यों बुद्धिमान बालक है? कोई भी बालक यदि बुद्धिमान है, इसका तात्पर्य यह है
कि वो सबसे आगे रहता है कोई भी चीज पर। जैसे मान लीजिए टीचर होमवर्क दिए तो वो पहले करके लाया, है ना, किसी प्रश्न को सॉल्व करने के लिए दिए वो सबसे पहले दिया, कुछ खोजने के लिए दिए वो सबसे पहले रास्ता निकाल लिया, ठीक है, अपने माँ बाप से कुछ नई चीजों के बारे में जानकारी पूछता है या कि कुछ जानने की इच्छा रखता है, ठीक है, वो प्रभावशाली है, मतलब हर एक बात पर टीप करता है कि भाई ऐसा क्यों हुआ, तो वो प्रतिभाशाली हो जाता है। वो जन्म से ही कुशल रहता है ना, हर बात को समझने वाला होता है, नई चीजों के अन्वेषण में, खोज में वो आगे हिस्सेदारी लेता है। तो इससे पता चलता है कि बालक बुद्धिमान और क्या है, प्रतिभाशाली है। देखो, लेखक बहुत बुद्धिमान प्रतिभाशाली बालक है, वह बचपन में बड़ी जैसे युक्तियों खोजना, उसके लिए रास्ते बनाना, माँ को समझाना, राव साहब को विश्वास दिलाना, पिता को बाध्य करना बुद्धिमत्ता का चिन्ह है। वह प्रतिभाशाली बालक है। विद्यालय के जाते ही वह गणित साहित्य के अग्रणी स्थान पा लेता है। गणित के सवाल ठीक करने के कारण उसे मॉनिटर बना दिया जाता है। कविता सुनकर, गाने, अभिनय करने, नाचने में बहुत कुशल है ना। वह अपने अध्यापक से भी अच्छी लय निकाल लेता था। धीरे धीरे वह नए विषयों पर कविताएं लिखकर अपनी जन्मजात प्रतिभा का परिचय देने लगा था। तो ये वही आनंद यादव जी के बारे में ही कहानी लिखा गया है कि भाई बुद्धिमत्ता प्रतिभाशाली का कारण ये है कि जैसे जब जन्म से ही वो नई तरीकों को खोज करना, नए रास्ते बनाना, अपने घर में यदि कुछ गड़बड़ हो रहा है तो माँ को समझाना, पापा को समझाना, विश्वास दिलाना कि ऐसा हम कर सकते हैं, पिताजी से बाध्य करना कि हमें ऐसा होना है, ये बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। ठीक है, जैसे वो विद्यालय जाते हैं तो गणित और साहित्य के क्षेत्र में अग्रणी हो जाते हैं, गणित के कोई भी प्रश्न को हल कर देते हैं, इस कारण से उन्हें मॉनिटर बना दिया जाता है। जैसे आप सौंदलगेकर जी की कविता सुनकर, कहानी सुनकर उनके जैसे गाना, अभिनय करना, नाटक दिखाना या उनसे भी सुंदर गाना, नई नई कविताएं लिखना शुरू कर देना, यही बालक की बुद्धिमत्ता का प्रतीक होता है। ठीक, चलिए एक दो क्वेश्चन यदि बन जाता है तो उससे रिलेटेड ही सारे रहते हैं। देखो बच्चों, सौंदलगेकर के अध्ययन की उन विशेषताओं को रेखांकित कीजिए। मतलब सौंदलगेकर की विशेषताएं, पहली बात तो सौंदलगेकर मराठी भाषा पढ़ाते थे, मतलब मराठी भाषा के मास्टर थे और इतना बढ़िया मास्टर थे कि यदि पढ़ाते थे तो लीन हो जाते थे। कभी कभी जैसे हम जब 12th क्लास में थे तो हमारे साथ भी हिंदी के एक ऐसे टीचर थे जो वास्तविक रूप से कुछ पढ़ाते थे ना, तो उनको हम बहुत ही गौर करके पढ़ते थे। मतलब बिल्कुल जैसे कविताएं को पढ़ाते तो एक एक पॉइंट समझाते थे, एक एक लाइन का अर्थ समझाते थे, जिससे हमें कभी भी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हमको कम नंबर मिलेंगे। हालांकि 85 मार्क्स मिले थे बच्चों जब हम 12th में थे, ठीक है, तो ये मैं अपना खुद का बता रहा हूँ, और इंग्लिश में 88 आ गए थे। लेकिन 85 लाना भी एक प्रकार से उस समय में कठिन था मेरे लिए। आपके लिए तो अब आसान है भाई, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, हर चीज़ आपको सॉल्व कराया जा रहा है, यूट्यूब पे सब चीज़ आपको मिलता है, आप मेहनत बस करो, डेफिनेट रूप से अच्छे अंक लाओगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मास्टर साहब बहुत ही बढ़िया थे, मतलब मराठी पढ़ाते थे और इतना अच्छा पढ़ाते थे कि रम जाते थे। उनके पास सुरीला गला, छंद, बढ़िया चाल से रसिकता थी, मतलब इतना बढ़िया कविता को बताते थे कि एकदम सुरीली आवाज से। मराठी और अंग्रेजी की कविताएं उन्हें कंठस्थ थी, मतलब जो भी अध्ययन कराना था बच्चों को पूरा कंठस्थ रहता था। अनेक छंदों की लय, गति, ताल अच्छी तरह आते थे। पहले वो कविता गाकर सुनाते, फिर बैठे बैठे अभिनय के साथ कविता का भाव ग्रहण कराते थे। कविता की संस्मरण भी सुनाते थे, स्वयं भी कविता करते थे और कभी कभी अपनी रचना कविता भी सुनाते थे। मतलब इसको आप जैसे मान लीजिए पॉइंट आपको याद नहीं है, सौंदलगेकर की विशेषताएं पूछ दी गई तो आप आसानी से लिख सकते हो कि मराठी भाषा के ये क्या थे, मास्टर थे, मराठी इतना अच्छे से पढ़ाते थे कि वो लय में विभोर हो जाते थे। उनकी आवाज भी बहुत सुरीली थी, कविताओं को अच्छे तरीके से गा करके अभिनय करके सुनाते थे। वो रस, छंद, अलंकार आदि का बेहतरीन रूप से प्रयोग करते थे और जो भी कविता होती थी बच्चों उनको अंग्रेजी और मराठी दोनों भाषाओं में वो करते थे और उनको सारी कविताएं उनको कंठस्थ थी। इस तरीके से आपको बताना है, ज्यादा आपको डीप में जाना भी नहीं, सुपर फास्ट रिवीजन भी चल रहा है तो टाइम पास करना नहीं है। सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त अवशेषों का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से जो मिला उसके बारे में वर्णन करना है। सिंधु घाटी की खुदाई से प्राप्त मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सब प्राचीन भारत के नहीं बल्कि विश्व के 2 सबसे पुरानी नियोजन शहर माने जाते हैं। इसके शहर नियोजन को देखकर ज्ञात होता है कि अत्यंत विकसित सभ्यता थी। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता से जो शहर मिला उससे पता चलता है कि ये पहले विकसित सभ्यता थी। खुदाई के प्राप्त अवशेष, जो अवशेष मिले थे, अवशेष में बहुत सारे अवशेष कैसे मिले थे, जैसे बड़ी तादाद में इमारतें, मतलब बहुत ज्यादा घर मिले थे, सड़कें मिली थी, धातु और पत्थर की मूर्तियां मिली थी। सड़कें मिली थी, इसका मतलब ये था कि लोग समझदार थे,
है ना। धातु पत्थर की मूर्तियां यदि मिली तो समझदार थे भाई, पूजा भी करते थे। चाक पर बने चित्रित भाड़े मुहरे साजो सामान और खिलौने आदि मिले जो उच्च काम की सभ्यता को प्रकाश डालते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए उच्च समाज का तात्पर्य है कि सभी प्रकार से सभी दिशाओं में विकसित होना। और यदि मान लीजिए पुरानी सभ्यता, जैसे नहीं बोलते प्राचीन काल की सभ्यता, तो केवल लोग घुमक्कड़ रूप से, पहले क्या था आदि मानव, है ना, आदि मानव मानव का ही रूप है, तो घुमक्कड़ यानी 10 दिन यहाँ रुक कर खाए पिए, 10 दिन वहाँ रुक कर खाए पिए, तो उन्हें घर बनाने की जरूरत नहीं, झुग्गी झोपड़ी बनाए वहीं पे, है ना, पत्तों से घर बनाते थे, है ना, और पत्तों को पहनते भी थे, पेड़ पौधों का खाल, जानवरों का खाल, ये सब यूज करते थे। तो वो विकसित सभ्यता नहीं मानी जाती है। लेकिन जो मोहनजोदड़ो की खुदाई होने के बाद ये मिला तो ये पता चला कि यहाँ एक ऐसी सभ्यता थी जहाँ पे सड़कें भी थे, मकान भी थे, मूर्तियां भी थी, तो मतलब एक सभ्य समाज था। ठीक है, ये चीज होता है। आगे देखिए, यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने के लिए किशन दा का महत्वपूर्ण भूमिका किस प्रकार से था। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसे आप लोग यूं आसानी से तैयार कर लो। भाई किशन दा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। देखो प्रश्न का उत्तर आप लोग तैयार करोगे, इसको आप अपनी भाषा में समझिए। किशन दा यशोधर बाबू की कहानी में कितना महत्वपूर्ण योगदान है। किशन दा वैसे वास्तविक रूप से उनके बड़े भाई नहीं थे, लेकिन यशोधर बाबू जो है किशन दा को भाई मानते थे, क्योंकि यशोधर बाबू जब दिल्ली गए थे तो किशन दा ने वहां पर उनको सहयोग दिया था। किशन दा वास्तविक रूप से पंडित थे और उनके पूजा अर्चना का पूरा जीवन यशोधर बाबू के जीवन में आ गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा पढ़िए। यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने के लिए किशन दा का महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। मेरे जीवन को मेरे बड़े भाई के साहब का प्रभाव है। बड़े शिक्षाविद थे, उन्होंने हर परीक्षा में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण की थी, कई विषयों का गहन अध्ययन किए थे। परिवार वाले उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे, परंतु वो साफ मना कर दिए। वो शिक्षक बनना स्वीकार किया। वो विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर हैं। उनके विचार की कार्यशैली मुझे बहुत प्रभावित किया। मैंने निर्णय किया कि मुझे भी उनकी तरह मेहनत करके आगे बढ़ना है। मैंने पढ़ाई की, मेहनत की और अच्छे अंक प्राप्त किए। मैंने स्कूल की सांस्कृतिक गतिविधियों में भी भाग लेना शुरू कर दिया। कई प्रतियोगियों में मुझे इनाम भी मिले। मेरे अध्यापक प्रसन्न है। मैं बड़े भाई की सरलता और सादगी में बहुत प्रभावित हूँ। कहने का तात्पर्य हुआ कि यशोधर बाबूजी किशन दा से मिले तो उनसे बहुत प्रभावित हुए, क्योंकि किशन दा बहुत ही उच्च कोटि के पढ़ने वाले विद्यार्थी थे। जितने भी परीक्षाएं आती थी उसको उत्तीर्ण करते थे, जो भी विषय उसमें टॉप करते थे और डॉक्टर बनना चाहते थे। लेकिन उनके पिताजी, उनके घर परिवार के द्वारा मना किया गया। तो मतलब कि तुम डॉक्टर ही बनो, लेकिन वो टीचर बनना चाहते थे। लेकिन घर परिवार के मना करने पर भी वो टीचर ही बने और वास्तविक जो हिंदी के प्रोफेसर हुए। इस कारण से कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए आपके सामने कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तो उसके जीवन के सारे विचार को आप ग्रहण करने के लिए सोचोगे। ऐसे यशोधर बाबू जी हुए, किशन दा के विचार को अपने ग्रहण किए कि भाई बहुत ही होशियार थे, शिक्षाविद थे। जो भी परीक्षा देते थे वो प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण करते थे। वो डॉक्टर मतलब घर के जो है वो डॉक्टर बनना चाहते थे। परिवार वाले कहते थे कि डॉक्टर बनना है, लेकिन उनका उद्देश्य ये था, परिवार वाले चाहते थे डॉक्टर बनना, लेकिन उनका उद्देश्य था टीचर बनना, शिक्षक बनना और बाद में हिंदी के प्रोफेसर भी बने। ठीक है, तो उनके जीवन से, कार्यशैली से प्रभावित होकर के यशोधर बाबू, है ना, यशोधर बाबू प्रभावित हुए। अच्छे तरीके से मेहनत किए, पढ़ाई किए, स्कूल में हर कार्यक्रम में भाग लिए, प्रतियोगिता में भी भाग लिए और इनाम पाए, है ना। ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी है। सिल्वर वेडिंग नामक कहानी के आधार पर यशोधर बाबू के चरित्र चित्रण का वर्णन। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख लो भाई साहब, ये सरल ही है, इसे आप आसानी से एक बार पढ़ लोगे वैसे भी बन जाएगा आपसे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, टेंशन मत लेना। देखो मुख्य रूप से पहला था यशोधर बाबू का बालपन। बचपन में यशोधर बाबू के माता पिता का देहांत हो गया था, तब वो अपने विधवा बुआ के पास रहने लगे थे। उन्होंने अल्मोड़ा के रैमजे स्कूल में मैट्रिक पास किया था। इस प्रकार बाल्यकाल कठिनाइयों और अभावों से व्यतीत हुआ। मतलब बचपन उनका बहुत ही खराब था। माता पिता के गुजर जाने के कारण उनके बुआ के पास पालन पोषण हुआ, है ना, और अल्मोड़ा के रैमजे स्कूल में उनको मैट्रिक पास किए थे। कुमाऊं संस्कृति की पोशाक में बात करें तो मैट्रिक पास के बाद वो दिल्ली चले गए थे। उनका संपर्क कृष्णानंद पांडे से हुआ। वो बड़े भाई नाते किशन दा कहते थे। वो एक कट्टर कुमाऊंवत पंडित थे और उन्हीं के संगत के कारण उनके अंदर जो है संस्कृति के बारे में समा गई और पूजा पाठ पूरा सब कुछ वो करने लगे थे। किशन दा के पट शिष्य, मतलब किशन दा से वो इतना प्रभावित हुए थे कि उनके हर चाल चलन को अपना लिए। जितना जो करते थे किशन दा उसी के जैसे यशोधर बाबू भी करने लगे, उनके पद चिन्हों पर चले गए। परंपरावादी का तात्पर्य है कि जैसे यशोधर बाबू के बड़े भाई किशन दा पूजा पाठ भजन
और आदि करते थे, उसी तरीके से किशनदास भी पूजा पाठ आदि करते थे। द्वंद्व ग्रस्त व्यक्तित्व, यशोधर बाबू प्राचीन और आधुनिक संस्कृत में द्वंद्व से ग्रस्त व्यक्ति के रूप में उभरे थे। हालांकि 2-4 पॉइंट आप तैयार कर लो, ज्यादा नहीं, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो जाएगा उनका बालपन, है ना, संस्कृत के पोषक, किशनदास का पट्ट शिष्य, परंपरावादी, ठीक है। जूझ पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए, जूझ है क्या? जूझ का मतलब कठिनाइयों से लड़ना। जैसे पहले खेती के काम में जूझ, लेखक जब बच्चा था, छोटा था, आनंद यादव जब बच्चे थे तो घर में बहुत से काम काज करना पड़ता था, गाय पशु, है ना, ये सब चराना पड़ता था, खेत पर पानी डालने जाना, फसल काटना, सारा काम करना पड़ता था। मतलब वो 5वीं फेल भी हो गए थे, इतना ज़्यादा काम करना पड़ता था, इसलिए उनके बचपन में भी जोश था, बहुत ज़्यादा, दिन रात चक्की पीसना, है ना कहीं एक प्रकार से बहुत ज़्यादा मेहनत था बच्चों बचपन में ही। खेती के काम में जूझ, जूझ का मतलब है रुकावट, है ना, परेशानियां। तो लेखक जब बच्चा था खेत में पानी डालना, फसल काटना, पशुओं को चराना आदि काम करने पड़ते थे। 5वीं फेल भी हो गया, स्कूल जाना भी बंद कर दिया था, दिन रात खेती में चक्की पीसता रहता था। कहने का मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करता था। पढ़ाई जारी रखने के लिए जूझ, है ना, लेखक पढ़ना भी चाहता था लेकिन उसके माता पिता पढ़ाना नहीं चाहते थे। दूसरा नंबर, स्कूल में भी बच्चों की जूझ, बच्चों से जूझ, मतलब बच्चों से भी परेशानी। जब वो स्कूल गया तो बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे, परिस्थितियों का भी उसके भली बात सामना किया। मतलब वैसे भी जब एक कमजोर बच्चा जाता है तो उसका मजाक तो उड़ाएंगे ही। पढ़ाई में जूझ, स्कूल में पढ़ाई करते करते उनको काफी जूझना पड़ा। सुबह से 11 बजे तक खेत में काम करना, फिर शाम को छुट्टी के बाद फिर से खेत में काम करना। तो एक प्रकार से इनकी जूझ है ना, मतलब एक प्रकार से खेती के काम में भी जूझ, है ना, स्कूल के बच्चों के साथ भी जूझ और पढ़ाई में भी जूझ। ये जूझ शब्द का अर्थ निकाल कर कि भैया अलग अलग परिस्थितियों में कैसे उनको जूझना पड़ा, तो यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। ये सारे क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण थे इसलिए मैंने करा दिया, और इससे संबंधित आप लोगों के मन में थोड़ा बहुत तो कुछ शब्दांश बैठ ही गए होंगे। तो आप लोग यदि इससे संबंधित और कोई भी क्वेश्चन, मान लीजिए किशनदास से संबंधित क्वेश्चन आ जाता है, यशोधर बाबू से आ जाता है, या कि मान लीजिए मोहनजोदड़ो से आ जाता है, या कि आनंद यादव जी के कहानी के बारे में कुछ आ जाता है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग लिख लेंगे। और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे वीडियो पाने के लिए बच्चों, है ना, बेल आइकन प्रेस जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।